दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। क्या कुछ हो रहा है सभी कुछ जानेंगे डिटेल में, ताकि आप हर एक चीज़ समझ सकें। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट की राजनीति, युद्ध और कूटनीति में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष, कतर की राजधानी दोहा पर हमला, उधर यमन में बमबारी, संयुक्त राष्ट्र के फैसले और अरब देशों की नाराज़गी, सब मिलाकर हालात को और भी पेचीदा बना रहे हैं। साथ ही देखिए तेल बाज़ार, इंटरनेट नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर इन सारी चीज़ों का जो असर है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की तमाम रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े और ताज़ा घटनाक्रम की। आप सभी जानते हैं 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में एक बड़ा हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था। ये हमला उस मीटिंग को निशाना बनाकर किया गया था जिसमें हमास के वरिष्ठ नेता पहले से मौजूद थे, मीटिंग कर रहे थे। इजराइल का दावा है कि ये लोग गुप्त प्लानिंग कर रहे थे। इस हमले में 5 हमास सदस्य मारे गए, खबर ये आई है, और साथ ही कतर का एक सुरक्षा अफसर भी मारा गया। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि हमास के टॉप नेता इस हमले से बच निकले, लेकिन एक बड़े नेता के बेटे की मौत हुई। लेकिन कतर समेत कई अरब देशों ने इस स्ट्राइक की कड़ी आलोचना की, निंदा की। कतर का कहना है कि ये हमला सीधा सीधा उसके ऊपर हमला किया गया है और इसे किसी भी हाल में स्वीकारा नहीं जाएगा। अब ज़रा सोचिए दोहा पर हमला क्यों बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहले इसलिए क्योंकि कतर इस पूरे संघर्ष में एक मुख्य केंद्र रहा है। गाज़ा में युद्ध को रोकने और सीज़ फायर कराने की कोशिशों में सबसे आगे रहा है, एक अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका और मिस्र भी अहम भूमिका में रहे हैं। ऐसे में दोहा पर हमला मतलब कूटनीति को सीधा सीधा झटका पहुंचना है। यही वजह है कि इस हमले के बाद शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ती नज़र आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस हमले से अमेरिका और इजराइल के बीच भी जो मतभेद हैं खुलकर सामने आ गए हैं। आप आगे समझ जाएंगे। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने जो हमले की जानकारी पहले से दे दी थी, लेकिन हमले का समय और तरीका नहीं बताया था। यानी वॉशिंगटन भी थोड़ा सा असहज है। अमेरिका अभी भी कोशिश कर रहा है उधर कि सीज़ फायर के रास्ते खुल जाएं, कोई हल निकले। लेकिन दोस्तों इजराइल ये कदम बातचीत की मेज़ को हिला देता है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र पर। हाल ही में यूएनए जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव पास किया गया है जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 राज्य समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की वकालत की गई। इस पर जोर दिया गया। प्रस्ताव में साफ कहा गया कि ये प्रक्रिया टाइम बाउंड होनी चाहिए और किसी भी हाल में टाली नहीं जानी चाहिए, इस पर मोहर लगनी चाहिए। इसलिए ये भी कहा गया कि हमास को सभी बंधकों को छोड़ना होगा और गाज़ा के हथियारों को त्याग करना होगा। साथ ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण को नियंत्रण सौंपने की भी बात कही गई है। बातें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ये भी चौंकाने वाली बात है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं बनेगा। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के उस हिस्से को नाराज़ करता है जो शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है, जैसे कि कतर। यानी एक तरफ पूरी दुनिया समाधान की ओर बढ़ना चाहती है और आप जानते हैं दूसरी तरफ इजराइल अपनी सख्त नीति पर अड़ा हुआ है। यहीं पर अरब और इस्लामी देशों की भूमिका अहम हो जाती है। कतर के दोहा में एक आपातकालीन अरब इस्लामी सम्मेलन बुलाया गया है जिसमें दोस्तों कई देशों ने इजराइल के हमले की कड़ी निंदा भी की है। इन देशों का कहना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई जारी रही आगे भी तो पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जैसे देशों ने एक सुर में आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है, इजराइल के खिलाफ कड़े बयान देने शुरू कर दिए हैं। ये साफ हो रहा है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति और भी ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही है। अब बात करते हैं यमन की। दोस्तों हाल ही में इजराइल ने यमन के सना और अल-जौफ प्रांतों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे, अब भी कर रहा है। इन हमलों में लगभग 46 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए हैं। ख़ास बात यह है कि जर्नलिस्ट पर भी बमबारी की गई। कुछ सांस्कृतिक व शैक्षिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचा।
यमन पहले से ही गृहयुद्ध और मानवीय संकट से जूझ रहा था और अब इस तरह के हमले वहाँ के हालात को और भी ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं। यमन में मौजूद हूती विद्रोही लंबे समय से सऊदी अरब और उसके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, मोर्चा खोल रखा था और माना जा रहा है कि उनका इजराइल के साथ भी सीधा टकराव बढ़ सकता है, यानी कि बढ़ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम ने रेड सी और अरब सागर की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब दोस्तों नज़र डालते हैं टेक्नोलॉजी पर। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाल ही में रेड सी में अंडर सी केबल कटने से इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। खासकर संयुक्त अरब अमीरात और आसपास के देशों में कनेक्शन धीमा पड़ गया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी और गूगल की क्लाउड सर्विस पर भी पूरी तरह से असर पड़ा है। इस घटना ने दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट का डिजिटल नेटवर्क कितना असुरक्षित है और अगर इस पर साइबर या भौतिक हमला हुआ तो हालात कितने और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, गंभीर हो सकते हैं, आप सोच लें। इसी बीच ऊर्जा के मोर्चे से भी बड़ी खबर आई है। OPEC ने अगले महीने तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें सऊदी अरब, इराक और UAE जैसे बड़े उत्पादक देश शामिल हैं। दोस्तों इस फैसले का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार में कीमतों को काबू में रखने की कोशिश की जा रही है और ये अच्छा कदम है। पिछले कुछ महीनों से युद्ध और अस्थिरता के चलते तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन अब उत्पादन बढ़ाकर सप्लाई स्थिर करने का प्रयास किया जाएगा और हो सकता है ये सफल भी हो जाए। अगर पूरे हालात को समेट कर देखें तो तस्वीर कुछ इस तरह है। एक तरफ इजराइल है जो अपनी सैन्य रणनीति को तेज़ कर रहा है, हमले कर रहा है, चाहे वो गाज़ा हो, दोहा हो, यमन हो या फिर कोई भी देश हो। दूसरी तरफ अमेरिकी देश हैं जो एकजुट होकर इजराइल के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और बीच में अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र हैं जो शांति की कोशिशें कर रहे हैं, भले ही कैसी भी हों। लेकिन नतीजे फ़िलहाल बहुत दूर नज़र आ रहे हैं। अस्थायी मोर्चे पर तेल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन इंटरनेट और डिजिटल नेटवर्क पर खतरे मंडरा रहे हैं। यानी सुरक्षा से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर पहलू प्रभावित हो रहा है और सबसे बड़ी कीमत जो चुका रहे हैं वो आम लोग हैं, चाहे गाज़ा के नागरिक हों, यमन के लोग हों और वो सारे परिवार जो युद्ध, बमबारी और असुरक्षा में फंसे हुए हैं। आने वाले दिनों में नज़र रखनी होगी कि क्या संयुक्त राष्ट्र का 2 राज्य प्रस्ताव किसी दिशा में आगे बढ़ता है। क्या कतर पर हुए हमले के बाद जो कोशिशें हैं वो फिर से एक बार पटरी पर आती हैं या सारी चीज़ें नाकाम हो जाएंगी और क्या अमेरिका व इजराइल अपने मतभेद सुलझा पाते हैं। साथ ही अरब देशों का सम्मेलन क्या कोई ठोस कदम उठा पाता है या सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा, जो कि हमेशा हुआ है। तो दोस्तों ये थी मिडिल ईस्ट की ताज़ा अपडेट। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पर एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अभी नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।